ये कहानी है जंगल में रहने वाले एक ठग की दो बेटियों की, जो जंगल से गुजरने वाले मुसाफिरों को छल कपट से लूटकर उनका कत्ल कर देती। पर फिर एक दिन एक ऐसा मुसाफिर आया जिससे उन सब की जिंदगी बदल गई। एक राजा, एक अच्छा और एक ईमानदार इंसान था। वह हमेशा सही फैसला सुनाता था। एक दिन भूलकर उसके लड़के से कोई गलती हो जाती है। वह अपने लड़के को सजा देता है। कुछ दिन जाकर जंगल में बिताने के लिए जंगल में बिता के बहुत ही दुखी मन से वह अपने साथ 4 लाल हीरे और कुछ पैसे भी उसने अपने साथ ले लिए और वाहन से निकल गया। राज्य का महल छोड़ दिया। चलते चलते वो जब शहर से कुछ दूर पहुंचा तो उसे एक साधु का आश्रम दिखाई दिया। राजकुमार उस साधु को दंडवत प्रणाम करके एक तरफ बैठ गया। जब साधु ने उसकी मायूस शक्ल और देह पर कीमती वस्त्र देखे तो साधु ने उससे पूछा, बच्चा तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? राजकुमार बोला, महाराज मैं राजा चंद्रगुप्त का पुत्र महेंद्रगुप्त हूँ। मुझे मेरे पिता इसलिए मैं परदेश जा रहा हूँ। रास्ते में आपका आश्रम दिखाई दिया तो मेरे मन में आया कि आपके भी दर्शन करता चलूं। साधु ने महेंद्रगुप्त की बात सुनकर कहा, वत्स तुम नेक इंसान हो और परदेश जा रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें 4 बातें बताता हूँ। तुम उन बातों पर अमल करना। परदेश में ये बातें तुम्हारे अवश्य ही काम आएंगी। पहली यह कि परदेश में एक से भले 2 होते हैं। दूसरी यह कि परदेश में दूसरे के हाथ का बना खाना मत खाना, अगर खाना भी पड़े तो पहले किसी जानवर को खिला देना। तीसरी बात ये कि परदेश में किसी दूसरे की बिछाई हुई चारपाई पर मत सोना, अगर सोना भी हो तो पहले बिस्तर को अच्छी तरह झाड़ लेना। चौथी बात ये कि यदि कहीं शत्रुओं के फंदे में फंस जाओ तो जहाँ तक हो सके नरमी और ज्ञान की बातें सुनाकर अपना उद्देश्य प्राप्त करना। साधु ने कहा, मेरी ये 4 बातें हमेशा याद रखना। साधु की बातें सुन साधु को प्रणाम कर राजकुमार परदेश चल पड़ा। जब चलते चलते बहुत दिन बीत गए तो वह एक जंगल में पहुंचा। वहां उसने देखा कि को एक बंदर का बच्चा देखा। उसके ऊपर काफी सारे कुत्ते भौंक रहे थे और वह बंदर का बच्चा काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था। उसने बंदर के बच्चे को उठाकर उजड़ी बुटिन से उसकी ऊपर दवाई लगा यूज ठीक कर दिया और उसने मन में सोचा कि इस बच्चे को पालना चाहिए। इस बच्चे को पालने से 2 बातें होंगी। पहली तो यह है कि इस बच्चे के प्राण बच जाएंगे और दूसरी यह है कि साधु द्वारा कही गई पहली बात भी पूरी हो जाएगी कि सफर में एक से भले 2 होते हैं और इससे बातें करते हुए दिन भी आसानी से बीतेंगे। ये सब सोचकर महेंद्र गुप्त ने बच्चे को अपने साथ ले लिया। कुछ दिन के सफर के बाद राजकुमार को एक अच्छा सा स्थान दिखाई पड़ा। पहले दोनों ने कुछ खा लिया और वह थोड़ी देर आराम करने लगे। लड़का या पेड़ के नीचे थोड़ी देर सो गया, लेकिन बंदर के बच्चे को नींद नहीं आ रही थी तो वह पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। कहकर महेंद्र गुप्त एक पेड़ के नीचे सो गया। उसी पेड़ के ऊपर एक सांप और एक कौवा रहते थे। उन दोनों का ये दस्तूर था कि जब कोई मुसाफिर उस पेड़ के नीचे ठहरता तो सांप उसे डस लेता और कौवा उसकी आंखें निकाल लेता। नाग ने जब सोते हुए मुसाफिर को देखा तो पेड़ के नीचे उतरा और राजकुमार को डस लिया। सांप के दस्ते ही तुरंत राजकुमार के प्राण पखेरु उठ गए। आपने लिया और बंदर ने देखकर रोने लगा और यूज उठाने लगा, लेकिन वह नहीं उठ पाया। इतनी देर में कुआन भी ऊपर से नीचे आ गया उसकी आंख निकालने के लिए, लेकिन बंदर ने यूज हाथ से पकड़ लिया और बलेन लगा कि मेरे दोस्त को जिंदा करो वरना मैं इसे भी मार दूंगा। इतनी बात सुनकर सबने अपना जहर वापस ले लिया और बंदर ने देखा उसके दोस्त को होश आने लगा है और फिर बंदर नेको को छोड़ दिया। साधु की बताई पहली बात खटकी। सोचा साधु की एक बात तो काम आई कि एक से भले 2 होते हैं। मन ही मन उसने साधु को धन्यवाद दिया और आगे बढ़ चला। बंदर बोला, मित्रा मेरा घर एक गया, मेरे घर वालों से बिछड़े काफी दिन हो गए, वे मेरे को काफी धुंध भी रहे थे, लेकिन मैं अपने घर चला जाऊंगा, तुम्हारी आज्ञा हो तो? चंद्रगुप्त ने कहा, ठीक है तुम चले जाओ। और उस रात वह वहीं पर रुक गया। जिस जंगल में राजकुमार ठहरा हुआ था उसी जंगल में वहाँ से कुछ दूर ही एक ठग का परिवार रहता था। ठग के 2 लड़कियां और 4 बेटे थे। उसकी बड़ी बेटी ज्योतिषवी यात्री उस जंगल से गुजरता और उसके पास कुछ कीमती होता तो ठग की बड़ी बेटी अपनी विद्या से जान लेती थी। आज फिर से उसे बहुत दिनों बाद बहुत से खजाने की महक आई। उसने अपने पिता से कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि इस जंगल में एक पथिक को मारना मत, उसे जीवित ही पकड़ लाओ। ठग अपने बेटों के साथ तुरंत उसकी तलाश में निकल पड़ा। वे थोड़ी ही दूर चले होंगे कि उन्होंने देखा एक आदमी एक पेड़ के नीचे सो रहा है। उसे देखकर उन्होंने सोचा कि यह वही पर लाल है। वे उसे पकड़ कर ले गए और अपनी बड़ी बेटी के हवाले करके बोले, इससे लाल निकलवाना अब तेरा काम है। ठग की बड़ी बेटी ने पूरे आश्वासन के, तुम लोग चिंता मत करो, मैं इससे लाल निकलवा लूंगी। ठग की छोटी बेटी ने जब महेंद्र गुप्त को देखा तो वह दिलो जान से उस पर मोहित हो गई। पहली ही नजर में वो अपना दिल उस नौजवान राजकुमार को दे बैठी। भाइयों के डर से कुछ कह तो न सकी, लेकिन मन ही मन उसको बचाने की युक्ति सोचने लगी। कुछ देर बाद ठग की बड़ी बेटी ने खाना बनाया और उसमें जहर मिला दिया। वही खाना उसने महेंद्र गुप्त को परोस दिया। जब थाली महेंद्र गुप्त के सामने आई तो उसने खाने के लिए निवाला तोड़ जैसे ही उसे खाने को हुआ तब ही उसे साधु की कही गई दूसरी बात याद आई। जाओ पथिक, ऊपर के कमरे में तुम्हारे लिए पलंग तैयार करवा दिया है, अब तुम आराम करो। कई दिनों की सफर की यात्रा के कारण थका हुआ राजकुमार जब ऊपर आया तो उसे बढ़िया धुली हुई चादर पलंग पर बिछी हुई दिखाई दी। सोचा, जो हुआ सो हुआ, कई दिनों के बाद चैन की नींद तो सोने को मिलेगी। वो जैसी ही पलंग पर बैठने को हुआ तो उसे साधु की तीसरी बात याद आई कि परदेश में हमेशा बिस्तर को जहाड़ कर सोना।
जैसे ही उसने बिस्तर को जहादा तो उसके होश उड़ गए। वो बिस्तर एक कच्चे सूत से तैयार किया गया था जिसके नीचे आग का कुआं था। तभी ठग की छोटी बेटी मौका पाकर आए और कहने लगी, मैं तुमकर दिलियो जान से नवचावर हूँ, परंतु आज की रात मेरे वश में कुछ नहीं है। आज की रात मेरी बड़ी बहन की बारी है। जिस तरह में भी हो सके बस आज की रात मेरी बहन से अपने प्राण बचा लो, कल मेरी बारी है। हे स्वामी, मैं तुम्हारी दासी हूँ, मैं तुम्हें साफ बचा लूंगी। इतना कहकर ठग की छोटी बेटी चली गई। जब सब लोग खाना खा चुके तो ठग की बड़ी बेटी ऊपर बने कमरे में चली। सोचा अब तक तो पथिक जलकर राख बन चुका होगा, पर जैसे ही वो कमरे के अंदर आए और देखा कि पथिक तो बिल्कुल सही सलामत टूटी हुई चारपाई पर लेटा हुआ है, तो उसके क्रोध की कोई सीमा न रही। तुरंत उसने कटार निकाली और क्रोध से बोली, हे पथिक, या तो अपने चारों लाल मुझे अभी के अभी दे दे, वरना मैं तुझको मार डालूंगी। उसी समय महेंद्र गुप्त को साधु की चौथी बात याद आई कि कहीं शत्रुओं के फंदे में फंस जाओ तो जहां तक हो सके नरमी और ज्ञान की बातें सुनाकर अपना उद्देश्य प्राप्त करना। उसने सोचा कि आज रात बचना मुश्किल है, पर साधु की चौथी बात भी आजमानी चाहिए। महेंद्र गुप्त ने ये सब सोचकर लड़की से कहा, मेरे पास लाल नहीं है, यदि तू मुझको मारेगी तो वैसे ही पछताएगी जैसे बंजारा अपने कुत्ते को मारकर पछताया था। लड़की गुस्से में बोली, कौन बंजारा और कौन सा कुत्ता, क्या बक रहे हो तुम? तब राजकुमार बोला, तुम नहीं जानती तो सुनो। लड़की, एक बंजारा था जिसने एक कुत्ता पाल रखा था। वो कुत्ता बहुत समझदार था जिसे बंजारा अपनी औलाद से भी ज्यादा प्यार करता था। एक समय ऐसा आया कि एक कातक नाम की भयंकर बीमारी के चलते बंजारे का सारा परिवार उस बीमारी की भेंट चढ़ गया और बंजारे की करोड़ों की संपत्ति भी बिक गई। दुखी बंजारा अपने कुत्ते को लेकर आगरा में एक साहूकार के पास जाता है और साहूकार को 10,000 के बदले अपना कुत्ता गिरवी रखने को बोलता है। उस समय 10,000 एक बहुत बड़ी रकम होती थी। पहले तो बनिए ने बंजारे को मना कर दिया, पर फिर कुछ सोचकर उसने बंजारे को 10,000 रुपए दे दिए। कुछ ही समय बीता था कि एक रात सेठ के घर डाकू घुस गए। बंजारे का कुत्ता सब हरकत देख रहा था। सोचा, भौंकूंगा तो परिवार के सब लोग उड़ जाएंगे और ये डाकू उनका भी कत्ल कर देंगे। वो चुपचाप बस उनको देखता रहा। जब डाकू सेठ के घर चोरी किए हुए धन को लेकर चल पड़े तो कुत्ता चुपचाप उनके पीछे पीछे हो लिया। सेठ के पास इतना धन था कि डाकू उसे निकाल तो लाए, पर अब उनसे वो लेकर चला भी नहीं जा रहा था। दिन भी निकलने के करीब हो चला था। डाकू ने सोच विचार कर उस धन को एक तालाब के अंदर छिपा दिया। सोचा बाद में आराम से निकाल ले जाएंगे। कुत्ता डाकुनों की सब करामात देख चुपचाप वापस घर चला गया। सुबह हुई तो सेठ के घर को हराम मच गया। पता चला कि चोर सारा धन निकाल ले गए। सेठ का रो रो कर बुरा हाल था। आसपास के लोग उसे दिलासा दे रहे थे। सेठ ने रोते कहा, मैंने सुना था बंजारे का कुत्ता बहुत समझदार है, पर यह नमक हराम तो एक बार भौंका तक नहीं। तभी बंजारे का कुत्ता उस सेठ की धोती पकड़कर खींचने लगा। कुत्ते की हरकत देख पास खड़े एक समझदार व्यक्ति ने सेठ से कहा। सेठ के नौकर उस तालाब में कूद गए और चोरी किया हुआ सारा धन बरामद कर लिया। सब देख सेठ आंखों में अश्रु लिए कुत्ते से कहता है, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा। सेठ ने वही कागज मंगवाया और बंजारे के नाम ची दे जाना। इतने समझदार कुत्ते को मेरे पास छोड़ने के लिए तहे दिल से तुम्हारा धन्यवाद। बनिया चिट्ठी कुत्ते के गले में टांग उसे नम आंखों से विदाई देता है। कुत्ता घूमता घूमता जब 4-5 दिन बाद बंजारे के पास पर कुत्ते के गले में ठंगी हुई पर्ची पर पड़ी, तब बजारा वो पर्ची निकाल उसे पढ़ता है। पर्ची पढ़ते ही बजारा फट पड़ता है। वो दहाड़े मार मार खून के आंसू रोता है। पर अब भला क्या हो सकता था। बंजारे की कहानी सुना महेंद्र गुप्त ठग की बेटी से कहता है, एक और कहानी सुनो। लड़की, एक राजा के पास एक बहुत समझदार पढ़ाया हुआ तोता था। वह बड़ा चतुर था। एक दिन राजा तोते को अपने साथ गंगा स्नान को ले गया और उसको घाट पर बैठा कर स्वयं स्नान करने लगा। तभी तोते की नजर अमरफल पर पड़ी जो पास ही नदी में बहता हुआ आगे बढ़ा जा रहा था। वह उसको नदी से बाहर निकाल लाया और राजा के आने पर उसको वह अमरफल देता हुआ बोला, महाराज यह अमरफल है, इसे खा लीजिए। राजा ने कहा, मैं अकेला अमरफल खाकर क्या करूंगा, अपने बाग में लगा दूंगा। जब इसमें फल लगेंगे तब सब कुटुंबियों को खिलाकर अमर कर दूंगा। गंगा स्नान से लौटकर राजा ने वह फल माली को देकर कहा, इस फल को बाग में लगा दो। थोड़े ही दिनों में पेड़ फल फूल गया, उसमें फल लगने लगे। एक दिन एक फल पककर पेड़ से गिरा तो उसे सांप ने सूंघ लिया, जिससे वह जहरीला हो गया। अनजान माली वह अमर फल लेकर राजा के पास आया। राजा फल को देखकर बहुत खुश हुआ और कुछ सोचकर वह फल पहले कुत्ते को खाने को दिया। क्योंकि राजा बड़ा नीतिवादी और विचारवान था, वह जानता था कि बिना सोचे समझे किसी भी वस्तु को खाना ठीक नहीं होता। राजा ने जो ही वह फल कुत्ते को खिलाया, कुत्ता मर गया। ये देखकर राजा ने क्रोधित होकर अपने तोते से कहा, बेईमान तोते, तू हमें जहर देकर मारना चाहता था। ये कहकर राजा ने क्रोध में आग
आकर तोते को मार डाला और माली से कहा इस पेड़ के चारों ओर घेरा डाल दो जिससे कोई इसका फल न खा सके। एक दिन उसी शहर में एक सास बहू में भीषण लड़ाई हुई। बुढ़िया घर से निकलकर कहने लगी आज मैं राजा के बाग में जाकर जहर वाला फल खा लूंगी। यह कहकर वह बाग में आए और जैसे ही उसने फल तोड़कर खाया तो वह 16 वर्ष की युवती बन गई। जब राजा को यह समाचार मिला तो उसे सारा माजरा समझते देर न लगी। राजा को बड़ा दुख हुआ। वह कहने लगा वास्तव में यह अमर फल ही है, मैंने व्यर्थ ही इतने समझदार तोते को मार डाला। इतनी दास्तान कहते कहते सवेरा हो गया। तब तक की बेटी ने महेंद्र गुप्त से कहा आज तो तूने मुझे बातों में लगाकर अपनी जान बचा ली, परंतु आज रात मेरी छोटी बहन की बारी है, वो तुझे हरगिज जीवित न छोड़ेगी। जब तक की छोटी बेटी को पता चला कि महेंद्र गुप्त जिंदा और बिल्कुल सही सलामत है तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। अपनी बहन को दिखाने के लिए ऊपरी मन से बोली तुम निश्चित रहो बहन, मैं आज इससे लाल लिए बगैर छोड़ने वाली नहीं हूँ। दिन बीता और रात हुई। तब तक की छोटी बेटी महेंद्र गुप्त के पास गई और बोली भगवान का शुक्र है जो तुमने चालाकी से अपनी जान बचा ली। महेंद्र गुप्त बोला तुम सब ऐसा क्यों करते हो? तब तक की छोटी बेटी बोली हमारी तो यही रीति है कि मेरे भाई और बाप मुसाफिरों को पकड़ कर लाते हैं और हम बहनें अपनी चालाकी से उनसे माल हत्या कर उन्हें मार डालती हैं। फिर वह बोली पर तुम चिंता मत करो, अब मेरी बारी है और मैं तो दिलो जान से तुम्हारी दासी हूँ, तुम्हें जैसा समझ पड़े वैसा ही करो। ये सुनकर महेंद्र गुप्त बोला प्रिय तुम भी मुझे देखते ही पसंद आ गई थी, दिल करता है कि हर पल तुम्हारे पास ही रहूं। तुम अपनी बड़ी बहन की तरह नहीं हो, तुम एक नेक दिल औरत हो, तुमसे मेरा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। उसकी बात सुनकर थक की बेटी ने कहा तुम कहते हो कि मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है तो फिर वे लाल कहाँ हैं? महेंद्र गुप्त ने कहा वो चारों लाल मेरी जांग में है, अगर तुम निकालना चाहो तो निकाल लो। राजकुमार की बात सुन थक की छोटी बेटी बोली प्यारे वो लाल तुम्हें ही मुबारक हो, मैं तो तुम्हारी दासी हूँ, तुम्हारे दर्शनों की प्यासी हूँ, मुझे तुम्हारे सिवाय और कुछ नहीं चाहिए। ये सुन महेंद्र गुप्त बोला जो कुछ तुमने कहा है वह तो सब ठीक है, लेकिन ये प्यार और प्रेम की बातें सब धर ही रह जाएंगी जब हमारे शरीर में प्राण ही नहीं रहेंगे, क्योंकि जब तुम्हारे बाप और भाइयों को इसका पता लगेगा तो हम दोनों की खैर नहीं। तब तक की बेटी बोली तुम चिंता मत करो, मेरे पास इसका भी उपाय है। आज रात को सबके सोने के बाद हम यहाँ से भाग चलेंगे और कहीं बहुत दूर रहेंगे जहाँ कभी मेरे भाई और बाप पहुंच न सके। महेंद्र गुप्त बोला पर यह सब होगा कैसे? बोली यहाँ से निकलने का एक ही उपाय है, मेरे पिता के पास 2 ऊँटनियां हैं, उनमें से एक तो दिन भर में 7 कोस चलती है और दूसरी दिन भर में 100 कोस चलती है, तुम उनमें से बड़ी वाली को खोल लाना, तब तक मैं हम दोनों के लिए कुछ धन बांध कर रख लूंगी। जब आधी रात हुई तब महेंद्र गुप्त ऊँटनी को खोलने चला गया। महेंद्र गुप्त ऊँटनी ले तो आया मगर जल्दबाजी के कारण वह बड़ी के स्थान पर चोटी को ले आया। ठग की बेटी बहुत सा माल लेकर ऊँटनी पर बैठ गई और दोनों चल दिए। ऊँटनी जब चलते चलते 60 कोस पहुंची तो जंगल में रुक कर खड़ी हो गई। बीच जंगल में ऊँटनी को खड़ी देखकर महेंद्र गुप्त और ठग की बेटी के होश उड़ गए। ठग की बेटी बोली अनर्थ हो गया, तुम रात के अंधेरे में बड़ी ऊँटनी की जगह चोटी को ले आए, मेरे पिता और भाई आते ही होंगे, वो हमें नहीं छोड़ेंगे। इधर जब सवेरा हुआ तो ठग ने देखा कि उसकी बेटी और मुसाफिर दोनों गायब हैं। उसने सोचा कि निसंदेह बदमाश मेरी बेटी को भगा ले गया है। तबेले में जाकर देखा तो पाया कि छोटी ऊँटनी गायब है और बड़ी वही है। सोचा ज्यादा दूर नहीं गए होंगे और ऊँटनी पर सवार होकर उसने उसे तेजी से दौड़ा दिया। थोड़ी ही देर में जंगल में उस स्थान पर जा पहुंचा जहां महेंद्र गुप्त और उसकी बेटी ठहरे थे। महेंद्र गुप्त ने जब उसको आते देखा तो बहुत घबराया और कहने लगा देखो तुम्हारा पिता आ रहा है, अब उससे प्राण कैसे बचेंगे? लड़की ने कहा घबराओ मत और जो मैं कहती हूँ उसे ध्यान से सुनो, जाओ जाकर उस पेड़ पर चढ़ जाओ, जब मेरा बाप तुम्हें पकड़ने के लिए आएगा और पेड़ पर चढ़ेगा तो मैं चुपके से बड़े वाली ऊँटनी पर चढ़कर उसको तुम्हारी डाल के नीचे खड़ा कर दूंगी, तुम कूद कर उस पर बैठ जाना, इस प्रकार हम दोनों बचकर साफ निकल जाएंगे। ये सुनकर महेंद्र गुप्त तुरंत पेड़ पर चढ़ गया। तब तक ठग भी वहां आ पहुंचा। पिता को देख उसकी बेटी ने फंड करते हुए कहा पिताजी ये दुष्ट मुझे धोखे से यहाँ भगा लाया, आप इसे छोड़ना नहीं। ये सुन गुस्से से तिल मिलाया ठग महेंद्र गुप्त को पेड़ पर चढ़ा देखकर ऊँटनी से उतरा और उसे पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगा। बाप के ऊँटनी से उतरते ही मौका देख ठग की बेटी ऊँटनी पर चढ़कर उसे महेंद्र गुप्त की डाल के नीचे पेड़ के पास ले आई। महेंद्र गुप्त तुरंत कूदकर उस पर बैठ गया। महेंद्र गुप्त के बैठते ही ठग की बेटी ने ऊँटनी को दौड़ा दिया। ठग हाथ देखता रह गया। ठग की बेटी और महेंद्र गुप्त कई दिनों का रास्ता तय कर एक शहर में पहुंचे और दोनों वही बस गए। वहां महेंद्र गुप्त ठग की बेटी के साथ आराम से दिन गुजारता रहा और जब उसके देश निकाले की अवधि पूरी हो गई तब वह उसको लेकर अपने राज्य चला गया और उसके साथ शादी कर हंसता खेलता जीवन व्यतीत किया। निष्कर्ष महेंद्र गुप्त और ठग की बेटी की यह कथा हमें ये सिखाती है कि प्रेम और विश्वास का बंधन सबसे मजबूत होता है। जब बुद्धिमत्ता, धैर्य और निस्वार्थ प्रेम मिलते हैं तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों